खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। ये नीतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के साथ ही सफलता भी दिलाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु मानव रूप में हमेशा आक्रमण नहीं करता। इससे विपरीत रोग, व्याधि और दोष शत्रु के समान है, जो प्रकट नहीं होते बल्कि शत्रु के समान क्षति पहुंचाते हैं। इसीलिए इसका ख्याल रखें। आचार्य की नीतियों में कहा गया है कि जब दुश्मन गुप्त रूप से हमला करता है और दिखाई नहीं देता है, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह ज्यादा खतरनाक है और थोड़ी सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। ऐसे शत्रुओं का सामना करने के लिए आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कुछ बातें बताई है। आज के इस एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। अज्ञात दुश्मन को एक साथ हराएं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जब शत्रु अज्ञात या अदृश्य हो और पूरा देश संकट में हो, तो सभी को एक होना चाहिए। एकीकरण में अपार शक्ति होती है। सामूहिक रूप से सबसे बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। बुरे समय में दूसरों को प्रोत्साहित करें, सकारात्मक रहें और दूसरों को जागरूक करते रहें। इससे शत्रु भयभीत होता है और विजय प्राप्त होती है। संकट के समय में पहचान। दोस्तों, चाणक्य नीति का कहना है कि संकट के समय ही मनुष्य के कौशल, क्षमता और प्रतिभा की परीक्षा होती है। दुश्मन को कभी कम मत समझो और कोई गलती मत करो। शत्रु पर हमेशा नजर रखनी चाहिए और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि संकट आने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। संघर्ष से न डरे। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार यदि शत्रु को हराने के लिए कड़ा संघर्ष करना हो, तो ऐसा करना चाहिए। लड़ने से मत डरो। जो लड़ने से डरते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। जो लोग किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और संघर्ष से नहीं डरते हैं, वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। डरो मत, लड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी तरह का संकट आने पर घबराने की जरूरत नहीं होती है। संकट से बचने के लिए विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा किए गए उपायों को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही आपको अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आइए, इसके अनुसंधान में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। राजा उन सब में से बीरबल को अधिक चाहते थे। मुसलमान दरबारी तो उन्हें काफिर मानकर उनसे बुरी तरह चिढ़ते थे। अन्य दरबारी भी बीरबल के मान सम्मान को देखकर चिढ़ते थे। सुप्रसिद्ध गायक तानसेन उन्हीं दिनों अकबर के दरबार में आए थे। बादशाह उनके गुणों पर मोहित थे। दरबारियों ने मिलकर उन्हीं को बीरबल के मुकाबले खड़ा करने का निश्चय किया। इसीलिए मुसलमान दरबारियों की दृष्टि में वह बीरबल से कहीं अधिक ऊंचे और काम के थे। सभी दरबारी एक दिन साहस करके अकबर के पास गए और विनय पूर्वक बोले, जहांपना, हम लोगों की प्रार्थना है कि दरबार में तानसेन जैसे सुयोग्य व्यक्ति को
कम से कम बीरबल से ऊंचा स्थान दिया जाए। हाँ, दूसरा एक दरबारी बोला। जहां पना तानसेन के आगे बीरबल जैसे वाहन का मानदान अनुचित है। उसे हुजूर ने उसकी लियाकत से ज्यादा बढ़ावा दिया है। वह तो बहुत छोटे दर्जे का आदमी है। उस पद पर तानसेन को होना चाहिए। बादशाह ने उत्तर दिया। तानसेन और बीरबल में बराबरी नहीं हो सकती। तानसेन केवल संगीत विद्या में निपुण है और अन्य विषयों में वह कोरे हैं। बीरबल उससे कहीं अधिक बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और राजनीतिक है। ऐसा आदमी राज्य के लिए उपयोगी होता है। ईर्ष्या करने वालों को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन उन्होंने अपनी चालें चलना बंद नहीं किया। वह सभी इसी कोशिश में थे कि कोई ऐसा मौका मिले जब वह बीरबल को तानसेन से नीचा दिखा सके। एक दिन शाही जलसे में तानसेन ने इतना अच्छा गाया कि बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, वाह वाह तानसेन, क्या बात है! क्या गायन है, क्या राग अलापा है! बादशाह ने प्रसन्न होकर तानसेन को पुरस्कार देने की इच्छा प्रकट की। बीरबल की ईर्ष्या करने वालों ने उसी समय तानसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, हुजूर, गवैया जी का ओहदा बीरबल से ऊंचा होना चाहिए। यही इसके लिए सबसे अच्छा इनाम होगा। अब बीरबल के बजाय आप इन्हें अपना मंत्री बना ले। उस समय तो अकबर कुछ भी नहीं बोले। अकबर ने दूसरे दिन बर्मा के शासक के नाम 2 पत्र लिखकर अलग अलग लिफाफों में बंद किए। इसके बाद तानसेन और बीरबल को एक एक लिफाफा देकर उनसे कहा, तुम लोग अभी बर्मा के लिए रवाना हो जाओ। वहां पहुंचकर अपने अपने हाथ से बर्मा के राजा को मेरे ये पत्र देना। पत्र पर राजसी मोहर लगी हुई थी। दोनों बर्मा के लिए रवाना हो गए। कई दिनों के सफर के पश्चात वे बर्मा पहुंचे। वहां उन्होंने बर्मा नरेश के दरबार में जाकर शाही पत्र दिए। पत्र पढ़कर बर्मा नरेश आश्चर्य में पड़ गए। दोनों पत्रों में यही लिखा था कि पत्र लेकर आने वाले का तुरंत वध करवा दिया जाए। बर्मा नरेश यह समझ नहीं पाए कि बादशाह उन्हें यहां भेजकर क्यों वध करवाना चाहते हैं। यदि बादशाह उनका वध ही चाहते तो अपने पास ही वध करवा सकते थे। इस विषय पर उन्होंने अपने अनुभवी प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा किया। प्रधानमंत्री बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, इस मामले में हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दोनों को एक सप्ताह जेल में बंद करके यह कहा जाए कि वे एक सप्ताह में अपने अपराध को सही सही बता दे, नहीं तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। इस प्रकार सच्चाई भी सामने आ जाएगी। बर्मा नरेश को यह राय पसंद आई। बर्मा नरेश ने बीरबल और तानसेन को संबोधित करते हुए कहा, देखो, हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर ने मुझे तुम दोनों को मार डालने के लिए लिखा है। निश्चय ही तुम दोनों ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण शहंशाह चाहते हैं कि तुम दोनों को अपने देश में मौत भी नसीब ना हो। इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहां मरने के लिए भेजा है। लेकिन यदि तुम लोग एक सप्ताह के भीतर अपना अपराध सच बता देते हो तो मैं इस विषय पर विचार करूंगा और तभी कोई कदम उठाऊंगा। बीरबल ने सादर झुककर बर्मा नरेश का अभिवादन किया। तानसेन तो हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
और वह क्या करे। दोनों को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां पर तानसेन को गाने की जगह बार बार रोना आ रहा था। वह बीरबल से बोले, भाईजान, अब जान न बचेगी। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब आप ही जान बचाने का कोई उपाय बताइए। बीरबल ने उन्हें समझाते हुए कहा, घबराते क्यों हो मियां, बस सब्र से काम लो और जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। तानसेन घबराए हुए स्वर में बोले, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मेरी जान बचवा दो। मुझे तो अब केवल आपका ही सहारा है। आप हुक्म कीजिए। बीरबल बोले, देखो मियां तानसेन, 7 दिनों के बाद जब राजा के आदमी हम लोगों का वध करने के लिए लेकर चलेंगे तो उस समय तुम जिदपूर्वक कहना, पहले मुझे मारो, और मैं कहूंगा कि पहले मुझे मारो। आगे जो करना होगा वह तुम मुझ पर छोड़ दो। तानसेन व्यग्र होकर बोले, बहुत अच्छा जनाब, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कहीं गर्दन सचमुच ही ना कट जाए। यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बुढ़िया माँ बेमौत ही मर जाएगी। बीरबल ने उन्हें समझाते हुए कहा, अब आप रोना बंद करिए मियां और अपने राग को अलापो। भगवान ने चाहा तो दोनों ही सही सलामत दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों 7 दिन साथ जेल की कोठरी में बंद रहे। तानसेन ने तो डर के मारे खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया था। बीरबल शांत भाव से रह रहे थे। इन 7 दिनों में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। 8वें दिन वे बर्मा नरेश के सामने वध करने के लिए लाए गए। वहां पर दोनों पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो कहते हुए आपस में झगड़ने लगे। राजा व अन्य लोग दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर हैरान हो गए। राजा ने दोनों से कहा, तुम बड़े अजीब आदमी हो। किसी को मरने के लिए आतुर इस तरह हम पहली बार देख रहे हैं। बीरबल बोला, महाराज, यह एक बड़ा रहस्य है। हमारे शहंशाह अकबर ने जानबूझकर हमें यहां मरने के लिए भेजा है। ये हमारा सौभाग्य ही है। बर्मा नरेश हैरान होकर बोले, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? यदि तुम अभी भी सच सच बता दो तो मैं अब भी कुछ दया कर सकता हूं। बीरबल बोले, महाराज, यदि सुनना ही चाहते हैं तो सुने, लेकिन सुनने के बाद हम दोनों का वध अवश्य करवा देना। इसी में आपका कल्याण है। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बीरबल ने कहा, महाराज, अब मरते समय मैं आपसे एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। इसीलिए सब कुछ सच सच और साफ साफ बताता हूं। हमारे शहंशाह बहुत समय से आपके राज्य पर आंख गड़ाए बैठे हैं, लेकिन आपके साथ युद्ध करने से डरते हैं। काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने अभी कुछ समय पहले ही बताया कि यदि वह अपने 2 विश्वास पात्र आदमियों को बर्मा भेजकर आपके द्वारा उनका वध करवा दे तो उनमें से पहला आदमी जन्म लेकर आपका स्थान लेगा और दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। इसके पश्चात दोनों उस जन्म में अपने शहंशाह के पुराने उपकारों को याद करके उन्हें अपना सब सौंप देंगे। बस इसी कारण शहंशाह ने हमारे जैसे आदमियों को यहां भेजा है। यह सुनकर बर्मा नरेश चौंक कर बोले, मैं अब समझ गया हूं। मैं बेगुनाह लोगों की हत्या करके अपने सिर पाप नहीं लूंगा। हिंदुस्तान के बादशाह की आज्ञा मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैं स्वतंत्र राजा हूं।
उनके कहने से मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। निश्चय ही वह किसी बुरी नीयत से निरपराध लोगों का वध मुझसे करवाना चाहते हैं। बीरबल अपनी चाल में सफल हो गए। बर्मा नरेश ने दोनों को मुक्त करके उनका सत्कार किया। कुछ दिन बाद वह सकुशल दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आकर भी तानसेन बादशाह के डर से दरबार में नहीं गए। उन्होंने सोचा कि बादशाह उसे देखते ही मरवा देंगे, लेकिन बीरबल सीधे रात दरबार में पहुंचे। दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने सबके सामने अपनी यात्रा का रोचक वृतांत सुनाया। पूरे किस्से को सुनकर बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारी भी उनकी सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना न रह सके। सभी ने माना कि बीरबल बुद्धिमानी में सबसे बढ़कर है। तानसेन तो उनके मुरीद हो गए। वह दिल खोलकर उनका गुणगान करने लगे। बादशाह अकबर ने कहा, मुझे अब पूरा विश्वास था कि बीरबल अपने बुद्धिमानी से हर कठिनाई से बच निकलेगा, इसलिए उन्होंने निश्चित होकर उनसे वध का आदेश दिया था। इस प्रकार बादशाह अकबर ने बीरबल के विरोधियों को शांत कर दिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।